अब हम डीएनए में देश की सबसे पुरानी समस्या, जिसको हर कोई जड़ से मिटाना चाहता है, उससे जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। यह खबर इसलिए आपको देखनी भी चाहिए। वो समस्या है जाति। जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव। समय समय पर जाति के आधार पर किसी को लाभ तो किसी को अपमान झेलना पड़ा है। आज तो ऐसी स्थिति बन गई है कि जाति पाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को समाज खत्म करना चाहता है, या कहें कि कम से कम बोलता तो है ही। लेकिन जाति में बंटवारा करने वाली नीति से लाभ कमाने वाले लोग ये अंतर और इसको लेकर हो रहे भेदभाव को कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। जाति के विषय पर हमारे देश में 3 प्रकार की विचारधारा है। आपने भी इसे महसूस किया होगा, इसलिए इस विचारधारा को मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूं। पहली विचारधारा में वो लोग शामिल हैं जो सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि वर्षों से उन्हें यह लाभ मिलता रहा है। दूसरी विचारधारा वाले लोग ऐसे हैं जिन्हें जाति के नाम पर इस प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। तीसरी विचारधारा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जाति व्यवस्था के मामले में पहली और दूसरी विचारधारा वाले लोगों को लड़वाकर लाभ कमाना चाहते हैं। इसीलिए जातिगत व्यवस्था को लेकर इन तीनों प्रकार के लोगों से अगर आप सवाल पूछें तो इनमें से ज्यादातर लोग जातिवादी झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि देश में जातिवादी राजनीति और जातिवादी जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? इस सवाल का जवाब अगर आप तलाशेंगे तो आप क्या सोचेंगे? क्या सच में ऐसा हो रहा है? आज डीएनए में हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो 21वीं सदी में पिछड़ी सोच का प्रदर्शन करती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह जैसे आधुनिक मुद्दों पर सुनवाई चल रही है। इससे दुनिया भर में समलैंगिक लोगों को लेकर समाज के बदलते विचार प्रदर्शित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जातिवादी जनगणना जैसे कामों में व्यस्त हैं, जो पिछड़ी सोच और समाज की सबसे बड़ी समस्या के प्रति प्रेम को दिखाता है। बिहार में 15 अप्रैल से जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और राजनीति में जाति एक ऐसा हथियार है जिसको धार देते रहना कुछ राजनेताओं और पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। जाति आधारित जनगणना में हर व्यक्ति की जाति को उजागर करती हुई रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट में बिहार के अंदर किस जाति के कितने लोग हैं यह बताया जाएगा। सभ्य समाज में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को अपने धर्म से जुड़े कर्म सिखाते हैं, लेकिन क्या उन्हें जाति से जुड़े कर्म सिखाए जाते हैं? आप में से ज्यादातर का जवाब ना होगा और ये सही भी है। 21वीं सदी के ज्यादातर परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, अच्छा खान पान चाहते हैं। वो अपने बच्चों को जाति के आधार पर बांटना नहीं सिखाते। वो देश के नाम पर एकजुट होना और सभ्य समाज के निर्माण में योगदान देना सिखाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में बच्चों को जातिगत जनगणना का साइड इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। जिन स्कूलों में जाति पाति के अंतर को मिटाने की शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां के शिक्षक ही आजकल जाति आधारित जनगणना में ड्यूटी दे रहे हैं। पटना में शिक्षा पदाधिकारी ने अपने क्षेत्र के स्कूली शिक्षकों को खास निर्देश जारी किए हैं और इसमें लिखा गया है कि स्कूली शिक्षकों को ड्यूटी जाति आधारित जनगणना के काम में लगाई गई है। उनकी यानी ड्यूटी जाति आधारित जनगणना के कार्य में उनकी लगाई गई है और सलाह के तौर पर यह भी कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सीनियर बच्चों को दे दी जाए। यानी इसको सरल भाषा में आपको बताएं तो शिक्षकों के पास स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी लोगों की जाति का पता लगाने में लगाई गई है। यानी टीचर साहब पढ़ाएंगे नहीं, वो जाएंगे, लोगों के दरवाजे को खटखटाएंगे और ये पूछेंगे आप किस जाति से हो। शिक्षक का काम ये होगा। और जो बच्चे स्कूल में इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक जी आएंगे उन्हें पढ़ाएंगे, तो उन्हें ये काम शिक्षक से नहीं, वहां जो उनके सीनियर बच्चे हैं वो काम करेंगे। यानी उन बच्चों को उनके सीनियर पढ़ाएंगे और मास्टर साहब छड़ी लेकर अब बच्चों को डराएंगे नहीं, छड़ी लेकर अब लोगों से उनकी जात पूछेंगे। विडंबना यह है कि इन्हीं शिक्षकों के ऊपर जाति पाति के भेद को मिटाने की जिम्मेदारी भी है। यही तो पढ़ाया जाता है, यही तो सिखाया जाता है। इन शिक्षकों का सोचिए, ये अब किस मुंह से बच्चों को जाति पाति के आधार पर भेदभाव ना करने की सलाह देंगे? ये किस मुंह से बच्चों को सिखाएंगे कि उन्हें जाति पाति से ऊपर उठकर देश की सेवा में काम करना चाहिए? क्योंकि आपने शिक्षकों को तो
जाति आधारित जनगणना के लिए ड्यूटी पर लगा रखा है, घर घर जाके लोगों की जातियां पता करने के लिए लगा रखा है। देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का नेतृत्व करता था। उस बिहार को ये नकारात्मक मानसिकता वाले लोग आज हमारा सबसे पहले शैक्षणिक वातावरण को कमजोर किया, और शैक्षणिक वातावरण को कमजोर करने वाले लोग अब हमारे विद्यालय के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या ऑर्डर है? बिहार में शिक्षा की कितनी जरूरत है, शिक्षकों के क्या हाल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपने भविष्य को तलाशते हुए उन अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है, क्या इसकी जानकारी आपको है? ये हम आपको दिखाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि बिहार में राजनीति के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? अध्यापक को। यानी मास्टर साहब अब घर घर जा रहे हैं, वो क्लास क्लास आके पढ़ा नहीं रहे हैं। आपने ये देख लिया ना कि बिहार की सरकार जातिगत जनगणना को लेकर कितनी गंभीर है। अब आपको उन स्कूली बच्चों का दर्द दिखाएंगे जिनके शिक्षक उन्हें पढ़ाना छोड़कर लोगों की जाति का पता लगा रहे हैं, और अध्यापक महोदय की गैर हाजिरी में स्कूली बच्चे आपस में ही पठन पाठन की परंपरा को निभा रहे हैं। यानी 5वीं क्लास के बच्चों को उनसे थोड़ा सीनियर यानी 8वीं या 9वीं के बच्चे पढ़ा रहे हैं। अब कोई बिहार सरकार से ये पूछे कि जब बच्चे ही एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं तो फिर शिक्षकों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? लेकिन आजकल बिहार में बच्चों को पढ़ाना बच्चों का खेल बन गया है, इसलिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। तुम लोगों को ये कार्य होगा बच्चों कि अभी जातीय जनगणना का कार्य हो रहा है। यहाँ से सभी शिक्षक फील्ड में लगे हुए हैं, और तुम लोगों को अभी सीनियर क्लास के अभी 8वीं की एक छात्रा जो सिलेबस में तुम्हारा पढ़ाई चल रही है उसको ये पढ़ा रही है। ये कितने नंबर से है? ये एलसीएम लिखो पहले हेडिंग में। जो संख्या नहीं करता है वो संख्या वैसे ही गुणा कर सकते हैं। एलसीएम का आंसर निकालने के लिए ये ना बिहार के शिक्षक जातीय जनगणना करेंगे तो वहीं जो सीनियर छात्र हैं वो जूनियर छात्र को पढ़ाएंगे। अभी हम पुनाईचक में हैं, पटना के बालक और बालिका मध्य विद्यालय इस स्कूल में चलता है, और चौथी क्लास में और तीसरी क्लास में हम हैं। इसमें देखिए चौथी और तीसरी क्लास के बच्चे जो हैं वो हैं, और 8th क्लास की जो बच्ची है वो क्लास ले रही है। अभी एलसीएम हम पढ़ा रहे हैं, और अभी हम ये बताओ कितने क्लास में पढ़ते हो और किस बच्चे को पढ़ा रहे हो? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और ये 4 और 3 को मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी टीचर्स की कमी है, क्योंकि वो लोग जनगणना में गए हुए हैं, तो हम लोग क्लास संभाल रहे हैं, थोड़ा सा टीचर्स की हेल्प कर रहे हैं। मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन जो बच्चों का पढ़ाई का लॉस हो रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, टीचर्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीचर्स के सर पे भी बहुत लोड रहता है। टीचर के सर पे काफ़ी लोड रहता है। ये चीज़ बताइए, अभी कौन पढ़ा रहा है, सर, मैम या दीदी? दीदी। दीदी कैसी पढ़ा रही? अच्छी पढ़ा रही है। अच्छी पढ़ा रहा है। तो क्या पढ़ाई आज? एलसीएम। आप क्या पढ़ाई दीदी? एलसीएम पढ़ाई। अच्छे से पढ़ा ले रही हैं? यस। हाँ। शिक्षकों की कुल संख्या 9 है, और जिसमें 6 शिक्षक जातीय जनगणना में लगे हुए हैं। वो बच्चे जो खुद पढ़ा रहे हैं जूनियर को, उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं जो है लॉस हो रहा है, उसको कैसे पूरा करेंगे? जी, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उनका कहना है कि हमको पढ़ाने से कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है। जो पीछे क्लास में मैंने पढ़ाई की थी उसी चीज़ को थोड़ा रिवाइज हो जा रहा है, और इससे हमारे पढ़ाई पर कोई अंतर नहीं हो रहा है।
क्लास में पहुंच चुके हैं और देखिए 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, तमाम जो हैं पढ़ाई कर रही हैं और इन्हीं की तरह एक छोटी सी बालिका जो है पढ़ा रही हो। क्या कारण है पढ़ाने का? सर मतलब कि हमारे क्लास के जितने भी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं अभी सब जातीय जनगणना में गए हुए हैं, कुछ मीटिंग हो रहा है तो हम लोगों को सर बोले हैं कि तुम लोग जूनियर क्लास के बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ ताकि वो लोग मैं ना रहूँ, तुम लोगों को सर की कमी ना महसूस हो। बच्चे को पढ़ा रहे हो? यस सर। सरकार जातीय जनगणना में शिक्षक को लगा देती है, नुकसान किसका होता है? सर नुकसान तो सर का ही होता है क्योंकि बच्चे लोग तो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है तो उससे थोड़े मोड़े उन लोगों को माइंड में ये हो जाता है सर। शिक्षक को क्या जातीय जनगणना में भेजना चाहिए सरकार को? हम तुमसे पूछ रहे हैं। नो सर, क्योंकि जातीय जनगणना पहले तो सरकार खुद कहती है कि जात पात कुछ नहीं होता है और फिर वही शिक्षक लोग को जातीय जनगणना में ले जाकर क्या फायदा सर? तो नहीं जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नो सर, यस सर, नहीं जाना चाहिए। तो देखिए सरकार समझे या ना समझे, एक 8वीं क्लास की बच्ची जो है आराध्या है वो यह बात को समझ रही है कि सरकार कहती है कि जात पात में जो है नहीं बांटना चाहिए और वही सरकार जो है पढ़ाने के बजाय शिक्षकों को जातीय जनगणना में भेज रही है और खुद बच्चे जो है सीनियर क्लास के बच्चे वो जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दीदी पढ़ा रही है। दीदी पढ़ा रही हैं? हाँ। दीदी अच्छा से पढ़ा रही हैं? हाँ। क्या पढ़ा रही हैं? बोर्ड मार्क्स। अब हम 4th क्लास में आए हुए हैं और देखिए 4th क्लास में जो है छात्र और छात्राएं जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो है निखिल कुमार जो हैं वो छात्र हैं, 8वीं के छात्र हैं और जो है वो इन बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो है निखिल अपने से जूनियर छात्रों को किस तरह पढ़ा रहे हैं। नुकसान तो हमारा ही हो रहा है क्योंकि सरकार बोलती है कि जात पात में कोई भाव नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार कभी भी भेदभाव करके जातीय जनगणना करा रही है। इसके कारण शिक्षक लोग सभी जनगणना पे बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। इसी के कारण हमारा भी पढ़ाई थोड़ा सा लॉस हो रहा है। नुकसान तो हम ही लोग कर रहा है, पर क्या करिए, अब मतलब सरकार बोली है तो उन लोग को तो जाना होगा, उन लोग को तो प्रेशर हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। हाँ, तो बच्चे जरूर अपने से जूनियर छात्र को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार कहती है जात पात में भेद नहीं करने को और सरकार जो है जातीय जनगणना कराने के लिए शिक्षकों को भेज रही है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं छात्र जरूर भुगत रहे हैं। कैमरा राजेश के साथ रुपेश रोहतरे, जी मीडिया पटना। से बातचीत किया था और सबको कन्विंस किया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और देश में एक तरह से पहली बार हो रहा है। सभी लोगों को इसमें पूरी मुस्तैदी से सहयोग करने की आवश्यकता है और बाकी जो मुद्दे हैं, बाकी जो इश्यूज हैं, उसको हम लोग मिल बैठ करके देख लेंगे। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा मैंने तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, जो टीचर हैं वो तो गणना का कार्य करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब वो आके विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो मैंने पूछा कि आखिर में आप ऐसा बात बोल रहे हैं तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चे जैसे भी मैनेज करिए, वो ऊंचे क्लास वाले बच्चे से नीचे क्लास में पढ़वाइए, वहाँ के बच्चे से उससे नीचे के क्लास में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बच्चों का भविष्य बच्चों के हाथ में, ये कह लीजिए आप बिहार के बारे में। वैसे जाति आधारित जनगणना कर रहे बिहार के शिक्षकों की वजह से स्कूलों में शिक्षक कम हो गए और बिहार में वैसे भी शिक्षकों की कमी है, ये सच्चाई है। हम आपको बिहार में शिक्षा के हालातों पर कुछ आंकड़े आज दिखाना चाहते हैं। बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम 63.8% है, जबकि देश की साक्षरता 74.04% है। बिहार में महिला साक्षरता दर भी देश में सबसे कम 51.5% है, जबकि देश में महिला साक्षरता दर 65.46% है। प्रथम नाम के एनजीओ ने जनवरी में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की थी।
और इसके मुताबिक बिहार में स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर, यानी जो उनको अटेंडेंस लगाते हैं, उनके जो प्रेजेंट होने का जो अनुपात है, दर है, रेट है, वो 60% है। जबकि देश के अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर 72% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं कक्षा के 57% बच्चे कक्षा 2 का पाठ भी नहीं पढ़ पाते हैं। वहीं कक्षा 3 के मामले में यह आंकड़ा 80% है। इन स्कूलों में प्राइमरी कक्षा के 30.2 और अपर प्राइमरी कक्षा के 35% बच्चों के पास कोर्स की किताबें नहीं हैं। अभी भी करीब 5000 सरकारी स्कूलों के पास अपनी इमारत नहीं है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मिडिल स्कूल तक जाते जाते करीब 38.8% बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 36.7% स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। बिहार में शिक्षा के हालात खराब हैं। सरकार को जातिगत जनगणना से ज्यादा ध्यान बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर लगाना चाहिए था। जिस देश में राजनीतिक पार्टियों को जातिगत भेदभाव भुलाकर प्रदेश और देश के उत्थान वाली राजनीति करनी चाहिए, उस देश के शिक्षक लोगों की जातियां पूछते घूमेंगे। और बच्चों, आपके भरोसे स्कूल है, आप स्कूल चला लीजिए। बिहार की शिक्षा के हालात इसलिए भी खराब है क्योंकि वहां शिक्षकों की कमी है। हम इस जनगणना के दौरान होने वाली कमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार में शिक्षकों की काफी कमी पहले से है। अब तो हालात और भी ज्यादा खराब है। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 के तहत प्राइमरी स्कूलों में हर 30 बच्चों का एक अध्यापक होना जरूरी है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में यह अनुपात 26 विद्यार्थियों का है, यानी एक शिक्षक को 26 बच्चों को पढ़ाना होता है, जिसे एक अच्छा अनुपात कहा जा सकता है। इससे अध्यापक हर बच्चे पर पूरा ध्यान दे पाता है। लेकिन बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। बिहार के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों के बीच का यह अनुपात देश में सबसे ज्यादा है और यहां के स्कूलों में 54 बच्चों पर एक अध्यापक है। लगभग 2 गुने का यह अंतर है, यानी बिहार के एक अध्यापक को करीब 54 बच्चों को पढ़ाना होता है, जो किसी भी शिक्षक के लिए आसान नहीं होता है। इसी तरह से अपर प्राइमरी यानी कि 6ठी 8वीं कक्षा तक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का राष्ट्रीय अनुपात 19 है, यानी हर 19 छात्रों पर एक अध्यापक है और बिहार में यह आंकड़ा 23 का है। इसी तरह से सेकेंडरी यानी 9वीं और 10वीं कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों के बीच का राष्ट्रीय अनुपात 18 है और बिहार में यह अनुपात 55 है, यानी सेकेंडरी कक्षाओं में बिहार के 55 छात्रों पर एक अध्यापक है, जो राष्ट्रीय अनुपात के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। हायर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय अनुपात 27 है और बिहार में यह अनुपात 63 है, यानी 11वीं और 12वीं के 63 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाते हैं और यह अनुपात राष्ट्रीय अनुपात के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के शिक्षकों पर बच्चों को पढ़ाने का कितना बड़ा बोझ है। और शिक्षकों की कमी तब और ज्यादा हो जाती है जब उन्हें अन्य सरकारी कार्यों में झोंक दिया जाता है। मसलन आपने देखा होगा ना, आप छड़ी लेके दरवाजा खटखटाएंगे, किस जाति से हो भैया, ये पूछेंगे। खासतौर से जातिगत जनगणना जैसे कार्यों में अगर शिक्षक की ऊर्जा जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। अगर किसी प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जातीय जनगणना को महत्व दिया जा रहा है तो यह दुखद है और भविष्य के ऊपर सवाल भी है। Z News।